बता दें आपको, बैक्टीरिया के मजबूत होने से ज्यादा मौतें हो रही हैं। डब्ल्यूएचओ ने ये कहा है, एंटीबायोटिक्स का ज्यादा इस्तेमाल बैक्टीरिया को मजबूत करता है शरीर में, जिसकी वजह से मौत ज्यादा होती है। This is penicillin, possibly the most famous antibiotic of all time. Most histories of penicillin focus on Alexander Fleming, the scientist whose accidental experiment on the penicillium mold eventually led to the antibiotic. नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बायर वाइटल्स में। मैं हूं डॉक्टर अजहर। आपने लास्ट वीडियो में हमने देखा कि व्हाट आर एंटीबायोटिक, व्हाट इज द बेसिस ऑफ एंटीबायोटिक एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द एंटीबायोटिक। इस वीडियो में मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि एक एंटीबायोटिक को डिस्कवर करने में हमें कितने सालों की मेहनत लगती है, कितना उसमें इन्वेस्टमेंट लगता है एंड हाउ वन पर्टिकुलर एंटीबायोटिक इज स्मॉल। चलिए डीप डाइव करते हैं इस वीडियो में। In just a few days, some of the E. coli bacteria figure out how to resist the Cipro and survive in what should be a deadly environment. एंटीबायोटिक्स जैसे एजिथ्रोमाइसिन वो जादुई दवाई है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, यूपीआई इसको खत्म करती है। अक्सर एंटीबायोटिक दवाई डेंगू और मलेरिया से ग्रसित रोगियों को दी जाती हैं। पर क्या आप जानते हैं कि एक एंटीबायोटिक बनाने में 15 साल, करोड़ों रुपए और हजारों साइंटिस्ट की मेहनत लगती है। The ability to produce terramycin in these giant tanks is a tribute to modern chemical technology working in a unique partnership with medicine. मैं आपके साथ एक ट्रू स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। एक 6 साल की बच्ची थी जिसे थ्रोट इन्फेक्शन हुआ था। लोकल मेडिकल से उसने गलत एंटीबायोटिक दी और इन्फेक्शन रेजिस्टेंट बन गया। उसके बाद जब वो बच्ची की तबीयत सीरियस होने लगी तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया और हॉस्पिटल में उसको आईसीयू में एडमिट करना पड़ा और वहाँ पे उसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में मिला। ज़्यादा हायर एंटीबायोटिक्स देने पड़े, ज़्यादा दिनों की रिकवरी लगी एंड कॉम्प्लिकेशंस होने लगे। पब्लिक हेल्थ विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में कई डॉक्टर्स भी बिना सोचे एंटीबायोटिक दवाइयां दे देते हैं। फॉर एग्जांपल, एंटीबायोटिक्स फ्लू या सामान्य सर्दी जैसी वायरल बीमारियों का इलाज नहीं कर सकते। तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के लिए जाने वाले मेडिकेशंस फ्रॉम द मेडिकल शॉप और फ्रॉम एनी लोकल डॉक्टर्स और अनक्वालिफाइड पीपल इज वेरी रॉन्ग। इस रिपोर्ट के मुताबिक रिसर्च में पाया गया है कि वो बैक्टीरिया जिसे एंटीबायोटिक कंट्रोल या खत्म नहीं कर पा रहे हैं वो तेजी से बढ़े हैं और समय रहते इसे ठीक नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में ये किसी महामारी को जन्म दे सकते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट फेज इज द डिस्कवरी फेज। क्या ये बैक्टीरिया को मार सकता है? साइंटिस्ट दुनिया भर से वेरियस सॉइल्स, फंगस, प्लांट्स या अदर केमिकल्स को इकट्ठा करते हैं। मोर देन 10,000 कंपाउंड्स को टेस्ट करते हैं एंड इसमें से ओनली 1 to 2% ऑफ द कंपाउंड्स बैक्टीरिया के खिलाफ कोई एक्टिविटी दिखाता है। तो जो कंपाउंड्स बैक्टीरिया के खिलाफ एक्टिविटी दिखाते हैं तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि क्या ये बैक्टीरिया को मार सकता है या उसकी ग्रोथ रोकता है, क्या ये ह्यूमन सेल्स को नुकसान पहुंचाता है, क्या ये रेजिस्टेंट बैक्टीरिया पे भी काम करता है। फॉर एग्जाम्पल एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन एक मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है जिसकी डिस्कवरी 1980 में हुई थी क्रोएशिया में। वहाँ के साइंटिस्ट ने एरिथ्रोमाइसिन को मॉडिफाई करके एजिथ्रोमाइसिन को बनाया था और एजिथ्रोमाइसिन थ्रोट और लंग इन्फेक्शन के लिए गेम चेंजर बन गया था। डिस्कवरी कॉस्ट क्या होते हैं? 50 to 100 करोड़ रुपीस एंड टाइम लगता है इसमें 2 से 3 साल और फेलियर रेट इज 99%। 99% कंपाउंड्स इस लेवल पे ही फेल हो जाते हैं। एक एंटीबायोटिक ढूंढना एक समंदर में पड़ी हुई सुई को ढूंढने के बराबर है। सेकंड फेज हम देखते हैं प्री क्लिनिकल टेस्टिंग। प्री क्लिनिकल टेस्टिंग में क्या होता है? क्या ये दवाई इंसानों के लिए सेफ है? प्रॉमिसिंग कंपाउंड को टेस्ट ट्यूब्स और एनिमल्स पे टेस्ट किया जाता है। वहाँ पे ये देखते हैं हाउ इज द सेफ्टी प्रोफाइल, कितना डोसेज देना चाहिए, बॉडी में इसे कितना टाइम रहता है, व्हाट इज द फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स, व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑन द लिवर, किडनी, गट या हार्ट। इसकी वजह से या फिर ये एंटीबायोटिक की वजह से कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। एंटीबायोटिक फॉर एग्जाम्पल एजिथ्रोमाइसिन के प्री क्लिनिकल टेस्ट में ये पता चला था कि ये स्टमक एसिड में ज्यादा स्टेबल रहता है, इसलिए ये एरिथ्रोमाइसिन से थोड़ा ज्यादा बेटर है। इस स्टेज में लगभग 200 से 300 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। एट द सेम टाइम 2 से 3 साल का समय लगता है और 70% ऑफ द कंपाउंड्स जो हम सर्च करते हैं वो इस स्टेज में बाहर निकल जाते हैं या फिर फेल हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट आता है क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स में क्या होता है कि अब हम इस एंटीबायोटिक्स को या इस मॉलिक्यूल को इंसानों में टेस्ट करना चालू करते हैं। 20 से लेके 80 हेल्दी वॉलंटियर्स पे इसका टेस्टिंग चालू हो जाती है टू लुक फॉर एनी साइड इफेक्ट्स एंड देन इन द फेज 2 100 to 300 पेशेंट्स जो ऑलरेडी किसी पर्टिकुलर डिसीज से सफर कर रहे हैं उनके ऊपर ये मेडिकेशंस को देखा जाता है कि व्हाट इज द बेस्ट डोज एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ दिस मेडिकेशन ऑन दोज पेशेंट। थाउजेंड्स। उसके बाद आता है फेज 3 ट्रायल्स। फेज 3 ट्रायल्स में थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स में हम लोग इस एंटीबायोटिक को इस्तेमाल करते हैं एंड इट इज इन मल्टीपल कंट्रीज। क्या ये पुराने एंटीबायोटिक से बेटर है? इसका असेसमेंट एंड टेस्टिंग की जाती है। फॉर एग्जाम्पल एजिथ्रोमाइसिन जब फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में आया था इन 1990 मोर देन 12,000 पेशेंट्स पे उसका टेस्ट किया गया था
इन पेशेंट्स में इसको रेस्पिरेटरी एंड स्किन इन्फेक्शंस के अंदर बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दिखाए थे। और ये जो फेज़ 3 है या फिर ये जो फेज़ है इसके अंदर 1500 टू 2000 करोड़ रुपीज़ का खर्चा आता है और एट द सेम टाइम 6 टू 8 इयर्स लगता है इस फेज़ को पास करने के लिए। सिर्फ 20% ऐसे ड्रग्स हैं जो इस टेस्ट को या फिर ये क्लिनिकल ट्रायल्स को पास कर पाते हैं। इंडिया के एंटीबायोटिक मार्केट का वैल्यू 16,000 करोड़ है, लेकिन 90% ऑफ द मेडिकेशंस आर जेनेरिक मेडिसिन्स। इसका मतलब ये होता है कि ऑलरेडी जो रिसर्च मॉलिक्यूल ऑलरेडी जो मेडिकेशंस यूज्ड है प्रूवन वही यूज होता है। ओनली 4 to 5% ऑफ द मार्केट शेयर इज गिवन टू द न्यूअर मेडिकेशंस और न्यूअर एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट आता है अप्रूवल प्रोसेस। इंडिया के अंदर एक रेगुलेटरी ऑफिस है जिसका नाम है CDSCO। CDSCO का मतलब होता है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये हर एंटीबायोटिक्स या हर मेडिकेशंस के डेटा को चेक करता है, क्लिनिकल ट्रायल के रिजल्ट्स को देखता है, उसकी क्वालिटी को चेक करता है और छोटे से छोटे पॉइंट्स को वो हाईलाइट करके ये इंश्योर करता है कि दिस मेडिकेशन इज सेफ फॉर द जनरल पब्लिक। व्हाट इज द मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी, व्हाट आर द सेफ्टी रिपोर्ट्स, इन सारों को असेसमेंट करने के बाद फिर मार्केट के अंदर ये ड्रग को उतारा जाता है। फैक्ट्रीज को भी इंस्पेक्ट किया जाता है कि हर दवाई पे डिफरेंट बैचेस ऑफ मेडिकेशंस का जो क्वालिटी है वो सिमिलर है या नहीं है, इसको भी देखा जाता है। फॉर एग्जांपल एजिथ्रोमाइसिन को 1991 में यूएस एफडीए ने अप्रूव कर दिया था और इंडिया में 1990s के मिड में CDSCO ने लाइसेंस दे दिया था, जिससे ये थ्रोट और ईयर इन्फेक्शन के लिए पॉपुलर हुआ। इस फेज में लगभग 200 करोड़ का कॉस्टिंग का इन्वॉल्व होता है। एट द सेम टाइम 1 से 2 साल का समय लगता है। मार्केट डाटा इंडिया के अंदर 80% ऑफ द एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन जेनेरिक पे फोकस करता है। न्यूअर एंटीबायोटिक्स का रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज वेरी लिमिटेड। इसके बाद आता है मार्केट में छोड़ना ही काफी नहीं है, इसके बाद आता है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। मतलब जब ब्रॉड लेवल पे ये एंटीबायोटिक या ये मेडिकेशंस यूज होने लगता है पॉपुलेशन में, तो रेयर रेयर साइड इफेक्ट्स या फिर पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस में हम लोग ये देखते हैं कि ब्रॉड पॉपुलेशन पे इसका इफेक्ट क्या है, कोई रेयर साइड इफेक्ट्स है क्या, या फिर कोई एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स तो आ रहा नहीं है। दवाई मार्केट में आ जाती है, फार्माकोविजिलेंस डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और पेशेंट इसको रिपोर्ट करते हैं। दवाई काम कर रही है या नहीं कर रही है, बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो रहे हैं या नहीं है, इन सारी चीज़ों पे हमें ध्यान देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल एजिथ्रोमाइसिन के डेटा ने 2000 में ये दिखाया था कि एजिथ्रोमाइसिन के रेयर साइड इफेक्ट्स है, जैसे कि कुछ पेशेंट्स में वो हार्ट के रिदम्स को इश्यूज बना रहा था या फिर हार्ट के रिदम में इश्यूज क्रिएट कर रहा था। एट द सेम टाइम 70% ऑफ ई कोलाई स्ट्रेन्स इंडिया के अंदर जो है वो एजिथ्रोमाइसिन से रेजिस्टेंट हो चुके हैं। फार्माकोविजिलेंस में ऑलमोस्ट मोर देन 100 मिलियन एनुअल क्वेश्चन, मतलब फार्माकोविजिलेंस में मोर देन 10 करोड़ रुपीस खर्चा हो जाता है। एंड 60% ऑफ द रेजिस्टेंस केसेस आर linked directly to the misuse of antibiotics by use of antibiotic by the quacks or as a OTC। बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक्स देने से भी ये रेजिस्टेंस पे बढ़ावा दे देता है। Why this all thing matters? एक एंटीबायोटिक बनाने में 12 से 15 साल का समय लगता है, मोर देन 2000 करोड़ रुपीस खर्चा हो जाते हैं और कई सारे साइंटिस्ट की उसके अंदर एफर्ट्स लगते हैं। इंडिया में 70% ऑफ द एंटीबायोटिक्स बिना प्रिस्क्रिप्शन के लिए जाते हैं और 60% क्वैक्स गलत प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। एट द सेम टाइम मेडिकल शॉप से एंटीबायोटिक्स लेना इज ऑल्सो वेरी बिग मिसयूज, जिसकी वजह से 1.1 मिलियन डेथ होते हैं एनुअली बिकॉज ऑफ द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। 50% इनअप्रोप्रिएट प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं। 11% मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट केसेस, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी केसेस इंडिया के अंदर है। इसका रीजन भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड मिसयूज है। 70% ऑफ द एंटीबायोटिक्स लाइव स्टॉक में, जैसे कि जो पालतू जानवर होते हैं, काउ, बफेलोस एंड समटाइम्स इट इज आल्सो यूज्ड इन चिकन टू इंक्रीज द ग्रोथ और एनहांस द ग्रोथ। ये पॉइंट भी बहुत सारा रेजिस्टेंस को बढ़ावा देता है। एंटीबायोटिक्स ने सर्जरीज, कैंसर ट्रीटमेंट, डिलीवरीज, ये सब चीज़ों को सेफ बनाया और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम खुद से एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। एंटीबायोटिक बहुत प्रीशियस चीज़ है, इसको बहुत ही संभाल के हमें यूज़ करने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई एंटीबायोटिक फॉर नो रीज़न दे रहा है तो प्लीज़ उसे अवॉइड कीजिए या फिर आप एंटीबायोटिक्स मत लीजिए। और मेडिकल शॉप से जाके एंटीबायोटिक खुद से लेना इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। इफ देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ एनी इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यू शुड नॉट टेक एनी एंटीबायोटिक्स। प्लीज़ ये बात को याद रखिए। हम लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट आर द एक्शन प्लान्स? फीवर या सिंपल इन्फेक्शन रहा तो क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास है या फिर जो अच्छे डॉक्टर्स हैं उनको मिलिए, आपके ब्लड टेस्ट कराइए और अगर उसके अंदर इन्फेक्शंस प्रेजेंट है तो ही आप एंटीबायोटिक ले लीजिए। ऐसे ही रैंडमली मेडिकल शॉप से जाके एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल मत करें। या फिर आपको किसी डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दिया है सिमिलर कंप्लेंट्स के लिए, अपने रिलेटिव्स को, अपने वाइफ को या अपने बच्चों को एंटीबायोटिक्स ना दें। एंटीबायोटिक्स अभी भी आप लोगे तो आप अपना कोर्स पूरा करें। बीच में से आपको अच्छा फील होने के बाद एंटीबायोटिक्स छोड़ ना दें, क्योंकि एंटीबायोटिक्स का जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं करते तब तक वो पूरा उस बैक्टीरिया को किल नहीं करता और आधे अधूरे एंटीबायोटिक देने की वजह से रेजिस्टेंस में इंक्रीमेंट आता है। सेल्फ मेडिकेशन एब्सोल्युटली मत कीजिए। बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी एंटीबायोटिक मत लीजिए। अगर कोई केमिस्ट बेचता है तो उसको रिपोर्ट कीजिए।
आप अपने फैमिलीज को भी ये समझाइए कि सिर्फ एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए ही होना चाहिए। याद रखिए, अगर आप अपने बच्चों का अच्छा फ्यूचर चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के लिए एंटीबायोटिक्स बचे रहे, तो आप प्लीज एंटीबायोटिक का मिसयूज बंद कर दीजिए। दोस्तों, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक साइलेंट सुनामी है जो आपके और मेरे हमारे कंट्री के अंदर बहुत रैपिडली फैल रही है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और प्लीज़ कमेंट में ये लिखिए अगर आपने एंटीबायोटिक इस्तेमाल किया है या नहीं, और अगर किया है तो क्या वो प्रिस्क्रिप्शन के साथ था या नहीं। बेयर वाइटल्स में हम साइंस बेस्ड फैक्ट्स का और हेल्थ केयर टॉपिक्स का और भी नए-नए टॉपिक्स लेके आते रहेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।